जय हिंद आप सभी को। क्या हाल है आपके? हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस देख ली हैं। 5वीं क्लास होने वाली है आपकी। ठीक है? तो आज की जो क्लास होने वाली है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें 2 सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर में से एक पढ़ने वाले हैं। कौन-कौन से हैं? एक तो इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो अगर आप सीजीएल टियर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए तो है ही है। जो अगले साल बच्चे एग्ज़ाम देंगे या जो सीएचएसएल या रेलवे के लिए दे रहे हैं, उन सारे बच्चों के लिए है। और इससे बेहतरीन अगर आपको कहीं साइंस या कोई भी जीके का सब्जेक्ट कहीं कोई पढ़ा दे तो मुझे बताना, एक बार पढ़ के देखो। ठीक है? इसी नोट पर हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और पहला चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है वो है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है? इलेक्ट्रिसिटी की अगर हम बात करें, सबसे पहले समझ लो चार्ज क्या होता है। ठीक है? चार्ज क्या होता है? तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा था कि चार्ज ऐसी चीज है जैसे कोई मेटल है। ठीक है? सोडियम था, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देता था तो पॉजिटिव चार्ज आता था। और कोई ऐसा नॉन मेटल था जो इलेक्ट्रॉन ले लेता था तो वो नेगेटिव चार्ज आता था। तो यहाँ भी लगभग वही डेफिनेशन है कि चार्ज किसी भी चीज पर तभी आता है जब वो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या इलेक्ट्रॉन पाले। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही चार्ज बनता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ही हम देखेंगे कि बिजली का उत्पादन होता है या करंट का फ्लो होता है। एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है? सारी बातें लिखी हुई हैं, जब अभी मैं जो समझा रहा हूँ बस वही समझते चलो। और ये जो चार्ज है मैंने आपको बताया था, ये जब चार्ज है NaCl बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि दो चार्ज, ये अपोजिट चार्ज है ना, एक प्लस वाला एक माइनस चार्ज है। तो दो अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम इलेक्ट्रिकल फोर्स कहते हैं। या अगर ये सेम चार्ज होते, मान लो एक प्लस होता ये भी प्लस होता, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, मतलब एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो इसको भी हम इलेक्ट्रिकल फोर्स ही कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स ही कहते हैं। ठीक है? तो या तो चार्ज एक दूसरे के करीब है या तो एक दूसरे के दूर जाए। अब कब करीब आते हैं कब दूर जाते हैं? लाइक चार्जेस रिपेल, मतलब लाइक मतलब सेम सेम चार्ज हो तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट, यानी अलग अलग चार्ज हो, एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो या एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है? चार्ज इज क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज का मतलब है चार्ज का एक फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne। Ne ई क्या है? इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस 19 कूलम। और n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऐसे करके हम चार्ज निकालते हैं। ठीक है? उसके अलावा चार्ज के बारे में ये भी कहा जाता है कि चार्ज इज कंजर्व। क्यों कंजर्व है? क्योंकि ना तो इसको बनाया जा सकता है ना इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है? और चार्ज की जो इकाई होती है, पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, वो क्या होती है? कुलम्ब होती है। और एक कुलम्ब का मान होता है 6.25 इंटू 10 के पावर 8 इलेक्ट्रॉन्स। कई बार सिर्फ 6 ही दिया होता है, तो जो भी आपके एग्जाम में दिया हो, अगर 6.25 हो तो 6.25 लगाना, 6 दिया हो तो 6 लगा देना। ठीक है? चलो, अब अगर आपने चार्ज समझ लिया और पढ़ लिया तो थोड़ा इलेक्ट्रिक करंट पे आ जाते हैं। ठीक है? बिजली का प्रवाह कैसे होता है देखो। चार्ज समझा, तो जब चार्ज का फ्लो, ठीक है, चार्ज का फ्लो इकाई समय में कितना हो रहा है, जैसे 1 मिनट में कितना चार्ज इधर से उधर हो रहा है, या 1 सेकंड में कितना चार्ज इधर से उधर जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो इस फ्लो को, इस रेट को हम क्या कहते हैं? करंट कह देते हैं। उसी करंट को हम आई से दिखाते हैं और फॉर्मूला इसका आई बराबर Q/T होता है। समझ आएगी बात? इस करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, ये मैंने पहली क्लास में बताया है। इस एम्पियर को तुम चाहो तो क्यू का क्या होता है? ये चार्ज का जो इकाई होता है वो क्या होता है? कुलम्ब। तो कुलम्ब लिख दो। और टाइम क्या क्या होता है? सेकंड। तो सेकंड, तो 1 एम्पियर बराबर 1 कुलम्ब/सेकंड में लिख सकते हो। इस इलेक्ट्रिक करंट की या बिजली के धारा प्रवाह की बात करें तो डायरेक्शन कैसा होता है देखो, हमेशा पॉजिटिव से निगेटिव साइड की तरफ ये धारा प्रवाह करता है इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रॉन अगर आपसे पूछ दे इलेक्ट्रॉन किधर से किधर मूव करता है, तो निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ या इसके जस्ट अपोजिट साइड में, जो बिजली का प्रवाह है उसके जस्ट अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। ठीक है? और हम बिजली मापते कैसे हैं? तो मापने के लिए एक यंत्र है जिसका नाम है एमीटर, ये भी आपसे पूछा जाता है। इसी एमीटर का इस्तेमाल करके हम करंट को मापते हैं, कितना करंट जा रहा है। समझ आएगी बात? अब 3 शब्द यहां पर समझ लो। एक का नाम है कंडक्टर, दूसरे का नाम है सेमीकंडक्टर, तीसरे का नाम है इंसुलेटर। कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर वो होता है, ये आप तो पहली क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, केमिस्ट्री में पढ़ा था, कि जिससे
हीट या बिजली कोई भी पास कर सके। चूंकि यहाँ पर हम बिजली पढ़ रहे हैं तो सिर्फ बिजली की ही बात करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट की ही बात करेंगे। तो कोई भी ऐसा यंत्र, कोई भी ऐसा मेटल जिससे क्या हो सके, बिजली जो है पास कर सके। जैसे तुम्हें पता है ना, कॉपर का वायर, सिल्वर का वायर, एल्यूमिनियम का वायर, इससे क्या होता है, बिजली पास कर सकता है। तो इसको हम कंडक्टर कह देते हैं। इंसुलेटर क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट, कि जिससे बिजली पास करे ही ना उसको हम इंसुलेटर कहते हैं। जैसे रबड़, प्लास्टिक, ग्लास, इन सबसे बिजली तो पास करती नहीं है, तो इनको हम इंसुलेटर कह देते हैं। और इन दोनों के बीच में आ जाता है सेमीकंडक्टर, मतलब इससे हल्का हल्का पास करता है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, चलो अब आ जाओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस पर। देखो ये दोनों शब्द जो है ना, ये लगभग सेम ही होते हैं। क्या होते हैं, लगभग सेम ही होते हैं। तो आप समझो, पहले तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझो। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नाम, पोटेंशियल इसमें लगा हुआ है ना, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, आपके पास कितना दम है। तो दम किस बात का, किसी काम को करने का। कौन से काम को करने का, कि मान लो एक चार्ज को, एक चार्ज पड़ा हुआ है कहाँ, इंग्लैंड में, और तुम्हें लाना है भारत में। तो उसको उस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में जितना कार्य तुम्हें करना पड़ेगा, उस कार्य को हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। समझ आ गई बात, कि इन्फिनिटी से किसी चार्ज को ले आकर के जिस पॉइंट पर तुम्हें लाना है वहां तक ले आने में जो तुम कार्य करते हो, उसको हम क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है V बराबर W/Q। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम V से दिखाते हैं, और W क्या है, वर्क, Q क्या है, चार्ज। अब देखो जरा, मुझे एक बात बता, इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, क्या होता है, वोल्ट। 1 वोल्ट बराबर तुम चाहो तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल, और चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। तो जूल/कूलम भी लिख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत। जिन बच्चों ने पहले क्लास करी हुई है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं करी आपने तो अभी जाकर के कर लो। यूनिट और डायमेंशन बहुत प्यारे तरीके से मैंने आपको समझाया हुआ है, बहुत बहुत आसान तरीके से। ठीक है, सो दूसरा एक टर्म है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस में ये है कि मान लो ये दो पॉइंट है, दोनों का अलग अलग पोटेंशियल होगा, दोनों का अपना अपना क्या होगा, वोल्ट होगा, वोल्टेज होगा। तो मान लो यहाँ पर 10 वोल्टेज है, यहाँ पर 5 वोल्टेज है। तो यहां से यहां तक अगर किसी चार्ज को तुम ले आ रहे हो, ठीक है, किसी चार्ज को ले आ रहे हो दो पोटेंशियल के बीच में, तो ये जो अंतर पैदा हो रहा है, इस अंतर को हम क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कह देते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है, या हम आगे देखेंगे ओम्स लॉ में। वोल्ट को मापने के लिए एक यंत्र है, जैसे उसमें था ना करंट को मापने के लिए एमीटर, ये वोल्टेज को मापने के लिए एक यंत्र होता है जिसका नाम है वोल्टमीटर। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा इलेक्ट्रिक सर्किट जान लो। सर्किट क्या होता है, देखो एक क्लोज पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें क्या है, देखो बिजली ये प्लस चार्ज है, माइनस चार्ज है, तो प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की तरफ मूव कर रही है। अब पूरे के पूरे सर्किट में, ठीक है, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाए और फिर वापस से वो रिटर्न हो जाए। ठीक है, तो ये पूरा पूरा चक्कर बन जाता है, इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है, सोर्स, जैसे बैटरी हो गया या लाइट का कनेक्शन हो गया, वो सोर्स हो गया। जो वायर है तुम्हारे घर में, पूरे घर में वायर फैला हुआ ना, फिर वापस आकर के बोर्ड से कनेक्टेड होता है। ठीक है, स्विच हो गया, लोड हो गया, ये जितने तुम्हारे घर में वायरिंग वगैरह तुम देखते हो या बाहर में वायरिंग देखते हो जिसके थ्रू करंट पास करता है, वो पूरा पूरा सर्किट कहलाता है। चलो अब आ जाते हैं ओम्स लॉ पर। ओम्स लॉ क्या कहता है, देखो ओम्स लॉ कहता है कि भाई साहब, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर दें, अगर मान लो कोई तार है जिससे बिजली पास कर रहा है, तो हम कांस्टेंट टेम्परेचर कर दें, टेम्परेचर को फिक्स कर दें, तो होता क्या है, इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी V है, वो उसमें पैदा हुए रेजिस्टेंस के बराबर होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है सर, तो रेजिस्टेंस देखो अभी हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। रेजिस्टेंस वो, मतलब तुम अंग्रेजी में पढ़ते हो, रजिस्ट मत करो इस काम के लिए। ठीक है, रेसिस्ट का मतलब होता है कि रोकना। ठीक है, और हम किस चीज को यहाँ पर रोकेंगे, करंट को। तो करंट को अगर कोई चीज रोक रहा है तो उसको हम रेजिस्टेंस कह देते हैं, रजिस्टर कहते हैं। जो रोक रहा है उसको रजिस्टर, और प्रोसेस को रेजिस्टेंस। तो वोल्ट जो होता है वो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्ट भी बढ़ेगा। दूसरा एक और बात ओम साहब ने कहा, क्या कहा, कि ये जो होता है करंट के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ईयर इनका लिख लेना, कौन से ईयर में इन्होंने कहा था। ठीक है, तो वोल्ट जो होता है ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, आई के, यानी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। 10वीं क्लास में खूब अच्छे से पढ़ा होगा। तो इन्होंने दो बातें कही, अब दोनों को मिलाकर के एक लॉ बनाया गया, और इससे निकल के आया V बराबर IR। बचपन से पढ़ते आ रहे हो तुम, V बराबर IR। इसमें V क्या है, वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है। यहां से ये बातें पूरी पूरी निकल के आ गई। यहां से एक रिलेशन और निकल के आएगा I और R के बीच में। I जो होगा, R जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, नीचे को आ जाएगा। तो I जो होता है R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब R बढ़ेगा तो I घटेगा, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। नाम से पता चल रहा है रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, रोकने की क्षमता बढ़ रही है, तो चार्ज जो है, सॉरी, जो बिजली प्रवाह हो रही है वो घट जाएगा। इसमें सोचने वाली क्या बात है। जैसे उदाहरण के तौर पर मान लो
ये पहले एक था, ठीक है, ये पहले एक था, तो टोटल कितना हो जाएगा 1/1 करंट हो जाएगा 1। लेकिन बाद में रेजिस्टेंस 2 हो गया, तो 1/2 क्या हो जाएगा रेजिस्टेंस, करंट हो जाएगा 0.5 एम्पियर। तो आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस को अगर आप डबल कर देते हो तो करंट जो होता है वो आधा हो जाता है। समझ आ गई बात? चलो, अब एक और बात यहां से आपको ध्यान रखना है कि रजिस्टर वोल्टेज और करंट के बीच में जो ग्राफ बनता है, आप देख रहे हो ना, वी और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन बढ़ता है, मतलब ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, ठीक है। बस ये है ओम्स लॉ। अब आ जाते हैं रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी पर। रेजिस्टेंस की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो बिजली प्रवाह कर रही है उसको अगर कोई चीज रोक रहा है तो उसको हम रेजिस्टेंस कह देते हैं। इसको दिखाने का तरीका ये होता है, आर। क्या होता है? आर। अब आर जो होता है, जैसे तार है ना, तो तार क्या होता है, 5 मीटर भी होता है, 10 मीटर भी होता है, 20 मीटर भी होता है। तो उसमें क्या फर्क आता है जरा समझना। ये जो रेजिस्टेंस होता है, जितना ज्यादा लेंथ होगा, जितना ज्यादा लंबाई होगा, लंबाई बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, ठीक है, पहली बात। दूसरा, तुमने देखा होगा कोई वायर क्या हो जाता है, बहुत पतला होता है, कोई वायर बहुत मोटा होता है, ठीक है। तो अगर रेजिस्टेंस है तो उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया को, उसी मोटापे को, जो एरिया है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर उसका एरिया ज्यादा है, मोटा तार है, ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस कम लगेगा, और अगर पतला तार है तो रेजिस्टेंस ज्यादा लगेगा। समझ आएगी बात? चलो, तो ये हो जाता है तुम्हारा पूरा का पूरा रेजिस्टेंस। ये हो जाता है क्या, रेजिस्टेंस, ठीक है। और वही बात यहाँ पर लिखी गई है, जैसे एल को अगर आप डबल करो तो आर भी डबल हो जाता है, और आई जो होता है, जब आर डबल होगा तो हमने अभी पिछले स्लाइड में देखा कि आई जो होता है वो हाफ हो जाता है। समझ आएगी बात? अब इस रेजिस्टेंस का जो इकाई होता है वो होता है ओम। और ये जो है आप देख रहे हैं ना, कांस्टेंट, ये वाला जो साइन है, प्रोपोर्शनल वाला साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को हम रो कह देते हैं। क्या कहते हैं? रो। ये क्या है? रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब जिस तार से या जिस चीज से आप बिजली पास कर रहे हो उसकी अपनी कितनी क्षमता है रोकने की, उसको हम रेजिस्टिविटी कह देते हैं, ठीक है। बाकी एल और ए तो मैंने आपको बता दिया। ये जो रेजिस्टेंस होता है कई सारी चीजों पर निर्भर करता है, जैसे मैंने एल बता दिया, ये बता दिया। इसके अलावा मटेरियल मटेरियल पर रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है। टेम्परेचर पर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे अगर मेटल है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। समझ आ गई बात? अब आ जाओ रेजिस्टिविटी पर। रेजिस्टिविटी की अगर हम बात करें, जैसा देखा आपने कि रो से दिखाते हैं इसको, जैसे पी का एक पूंछ बना दो तो रो कहलाता है। इसका इकाई जो होता है ओम मीटर होता है। क्या होता है? ओम मीटर। ये क्या है? एक तरीके की प्रॉपर्टी है। कोई भी सामान है, कोई वस्तु है, वो करंट को कितना अपोज करेगी, करंट को कितना रोकेगी प्रवाह करने से, उसको हम रेजिस्टिविटी कह देते हैं। और जैसे तुमने देखा था ना, आर बराबर क्या था, रो एल बाई ए। तो जब इसको तुम्हें रो निकालना है तो क्या हो जाएगा, रो बराबर हो जाएगा, ये ए इधर चला जाएगा और एल नीचे आ जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल। यही चीज मैंने यहां लिख दी है, कहीं कोई दिक्कत बताओ। जैसे जरा मुझे बताना, रेजिस्टिविटी किसकी कम होगी? जिससे बिजली प्रवाह करेगी उसके रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है। तो होता क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो नीचे में, कंडक्टर जो है उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है तभी तो बिजली का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है, और इंसुलेटर होता है उसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है तभी बिजली का प्रवाह कम होता है। सेमीकंडक्टर में मामला बीच का रहता है, ठीक है। और देख लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, जैसे मेटल है तो मेटल में रेजिस्टिविटी मतलब रोकने की क्षमता कम होती है। तो देख लो कितना कम है, 10⁻⁸ से लेकर 10⁻⁶ ओम मीटर तक है, बहुत कम है। लेकिन इंसुलेटर में बहुत ज्यादा होता है, तभी क्या होता है, बिजली बहुत कम प्रवाह कर पाता है, 10⁻12 से लेकर 10⁻17 तक होता है। अच्छा, रजिस्टर और रजिस्टिविटी दोनों है टेम्परेचर के साथ वेरी करते हैं, हमने देख लिया। एक और बात यहाँ से याद रखनी है, जिससे तुम्हें पता है ब्रास किसका बना होता है, कॉपर और प्लस जिंक का, ठीक है, कॉपर प्लस जिंक का। तो अगर तुम ब्रास का तुम रेजिस्टेंस देखोगे, रेजिस्टिविटी देखोगे, तो वो ज्यादा होता है। लेकिन सिर्फ कॉपर का देखोगे तो रेजिस्टिविटी कम होती है, इसलिए इससे बिजली का प्रवाह ज्यादा होता है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है कि एलवाई में रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, मतलब बिजली का प्रवाह कम होता है। जो उसका कंस्टिट्यूएंट मेटल है, जैसे कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इसकी तुलना में उसमें रेजिस्टिविटी कम होगी। रेजिस्टिविटी कम होगी यानी बिजली का प्रवाह ज्यादा होगा। समझ आ गई बात? चलो, ये थोड़ा कठिन सब्जेक्ट है, मैं मानता हूं, लेकिन जैसे मैं आपको सिखाते चल रहा हूं बस वैसे सीखते चलो तो सारी चीजें आसान लगेगी। आगे बढ़े। देखो, एलॉय जो होता है, एलॉय तुम पता है ना कि मेटल और उसके अलावा कई सारी चीजें मिला करके बनाया जाता है, उसको एलॉय कह देते हैं। तो
एलॉय जो होता है हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीडाइज नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल जो हीटिंग डिवाइस होता है जैसे आयरन हो गया, हीटर हो गया, इन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं। टंगस्टन का इस्तेमाल करते हैं हम बल्ब वगैरह में, ये पूछा जाता है। जैसे एक और बात याद रखना, जैसे नाइक्रोम, मैग्नीन और कंस्टेंटिन, ये तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है सीक्वेंस। ये सीक्वेंस याद रखना है कि एन एम सी एस, डायरेक्ट तुमसे सीक्वेंस पूछ सकता है कि किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा नाइक्रोम की है, फिर मैग्नीन की है और फिर कंस्टेंटिन की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब आ जाते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टेट पर। क्या होता है सर, वेरिएबल रेजिस्टेंस की बात करें तो ये क्या करता है, देखो ये एक वायर है मान लो, ठीक है, ये एक वायर है, ये एक वायर है, मान लो इससे 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, 5 एम्पियर का करंट जा रहा है। जब इसमें से क्या था, मान लो 2 ओम का रेजिस्टेंस था इस तार में, ठीक है, यहां पर एक यंत्र हमने लगा दिया जो क्या कर रहा है, यहाँ पर पूरे तार में 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा है। तो 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रहा था, ये मान लो 5 का 5 एम्पियर पास कर दे रहा है। अब हमारा मन हो गया कि इस पॉइंट से आगे हमें 5 एम्पियर नहीं पास करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। मान लो इसको हमने 4 ओम कर दिया, 4 ओम कर दिया, तो जितना ये करंट आ रहा था क्या उतना जाएगा, क्या नहीं जाएगा ना, कम जाएगा। तो जब आप रेजिस्टेंस बढ़ा देते हो, उसी को हम कह देते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। एक तरीके का डिवाइस होता है, उसमें लगा हुआ होता है कि आप रेजिस्टेंस बढ़ा दिए, उसमें से क्या हो गया, तो करंट का प्रभाव कम हो गया। समझ आ गई बात। या कई बार इसको घटा भी सकते हो, तो घटा दोगे तो क्या हो गया, करंट का प्रभाव ज्यादा हो गया, प्रवाह ज्यादा हो गया। समझ आ गई बात। इसी का एक वैरायटी होता है रियोस्टेट, ठीक है, इसमें और कुछ खास है नहीं। रियोस्टेट उसी का एक टाइप होता है जो कि करंट को फ्लो के कंट्रोल करने के लिए ही लगाया जाता है। समझ आ गई बात। चलो अब आ जाते हैं तुम्हारे जो 10वीं क्लास में खूब पढ़ा होगा, कॉम्बिनेशन पे। 2 तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं जो तुमने रेजिस्टेंस पढ़ा ना, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखो क्या है, एक ही तार इधर से गया है और इसमें अलग अलग रेजिस्टेंस जोड़े हुए हैं, एक रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस, 3 रेजिस्टेंस, ठीक है, एक ही तार है, मतलब इसमें से एक ही करंट पास कर रहा होगा, करंट सब में अलग एक ही जा रहा होगा, आई 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 सब में एक ही करंट पास कर रहा होगा। दूसरा ये है कि ये जो वोल्टेज इनमें अलग अलग होता है, ठीक है, वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो इसमें क्या निकल के आता है कि करंट जो होता है वो सेम और वोल्टेज जो होता है वो अलग अलग। दूसरा ये, अगर हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना है किस वायर में कितना रेजिस्टेंस है, तो हम क्या करते हैं, टोटल रेजिस्टेंस यानी आर एस, यानी टोटल आर सीरीज में कितना होगा, वो निकालने के लिए जितने R1 R2 R3 दिख रहे हैं उन सबको सीधे सीधे हम जोड़ देते हैं। तीनों को जोड़ दिया, R1 प्लस R2 प्लस R3, या अगर 4 भी दिया हो 5 दिया हो, उन सबको जोड़ देंगे तो सीधा सीधा सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस हमें निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें पूछ दिया जाए करंट निकालो तो टोटल रेजिस्टेंस ये पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें करंट मिल जाएगा। समझ आ गई बात। चलो अब इसमें एक और चीज ध्यान रखनी है कि अगर एक पॉइंट पर गड़बड़ी हो जाए, एक पॉइंट पर कहीं गड़बड़ी हो जाए तो पूरा का पूरा सर्किट ये फेल हो जाता है। अगर एक पॉइंट मान लो यहाँ पर वायर जल जाए या खराब हो जाए या बिजली पास नहीं करे तो पूरे वायर में पास नहीं करेगी। ठीक है, अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल में देख सकते हो एक दूसरे के पैरेलल है और साथ ही ये भी देख सकते हो इन सब में अलग अलग करंट प्रभाव कर रहा है, अलग अलग करंट प्रभाव कर रहा है। तो इसमें क्या होता है कि वोल्टेज सेम होता है और करंट क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और दूसरी चीज ये है कि रेजिस्टेंस जो होता है, टोटल रेजिस्टेंस निकालना है तो 1/R करना होता है इसमें। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे ऐसे करके ये सब आपने पढ़ा होगा। इसमें जो अच्छी बात ये है कि अगर एक पॉइंट पर मान लो ये पॉइंट पर फेल हो जाए तो सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है वो खराब होगा, बाकी 2 पोर्शन में बिजली जाते रहेगा। ठीक है, यानी ये है कि एक पॉइंट या एक कंपोनेंट के फेल होने से पूरे सर्किट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब आ जाते हैं अलग अलग वाले अगले पॉइंट पर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये क्या होता है सर, नाम से पता चल रहा है हीट करता होगा, जैसे तुम्हारा फोन हीट करता है, जैसे तुम्हारा आयरन गर्म होता है, जैसे तुम्हारा हीटर गर्म होता है। तो होता क्या है कि जैसे मान लो कि ये एक वायर है, ठीक है, ये एक वायर है, तो वायर है, इससे बिजली पास कर रहा था, पास कर रहा था। हुआ क्या कि ये अचानक से रेजिस्टेंस शो करने लगा, रेजिस्टेंस इस पॉइंट के बाद से रेजिस्टेंस शो करने लगा, मतलब क्या हो गया, बिजली को इधर से जाने नहीं देता है, लेकिन बिजली यहां तक आ तो रही है। अब वो क्या होती है कि इसके बाद से वो निकलना शुरू हो जाती है, डिसिपेट करना शुरू हो जाती है, खराब होना शुरू हो जाती है। इसके वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो एरिया है ये पूरा गर्म हो जाता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आया और बन गया क्या, हीट एनर्जी।
गर्म होने लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से बिजली आगे पास कर ही नहीं रही है, आ तो रही है लेकिन पास नहीं कर रही है, तो यहाँ से निकलने लगती है बाहर। तो इस प्रभाव को हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह देते हैं। ठीक है, इसका एक इंपॉर्टेंट लॉ है जिसका नाम है जूल लॉ। जूल साहब ने कहा कि देखो भाई साहब, अगर हीट कितना निकल रहा है वो पता करना है तो एक काम करो, ये जो हीट है ये करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जैसे 5 एम्पियर करंट आ रहा है तो हीट जो होगा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25। ये पहली बात उन्होंने कहा। उसके अलावा रेजिस्टेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, और टाइम के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये तीन बातें कही, आई स्क्वायर आर टी। तो इन तीनों के मिलाकर जो फॉर्मूला बनाया गया कि कितना हीट निकलता है, तो आई स्क्वायर इंटू आर टी। ठीक है, या तुम्हें पता है कि हम इसको वी आई भी लिख सकते हैं। आई स्क्वायर आर को हम वी आई भी लिख सकते हैं। वी बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, और एक आई यहां से निकल के यहाँ आ जाएगा और टी का टी आ जाएगा, तो वी आई टी भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जूल लॉ पूरा पूरा ये कहता है एच बराबर हीट, आई बराबर करंट, आर बराबर रेजिस्टेंस और टी बराबर टाइम। समझ आएगी बात। अब हीटिंग इफेक्ट के कुछ ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, सारे रटने नहीं है, बस देख लो। जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये देख लो। इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक फ्यूज हो गया, ये सब हीटिंग इफेक्ट के एग्जाम्पल है। स्टोव हो गया, ठीक है, टोस्टर हो गया, ओवन हो गया, सोल्डर हो गया, ये सारे के सारे एग्जाम्पल है। कुछ और इंपॉर्टेंट है, देख लेना इसको। यहाँ देखो, जैसे लॉन्ड्री का आयरन होता है, टोस्टर होता है, ओवन होता है, केटल होता है, फ्यूज, ये सारे के सारे इसी हीटिंग इफेक्ट के उदाहरण है, इसी के ऊपर काम करते हैं। जैसे बल्ब तुम देखते हो ना, उसके अंदर में नाइट्रोजन और आर्गन गैस डाला जाता है। और फ्यूज जो होता है, फ्यूज तुम्हारे घर में सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ होता है। इसमें क्या हो जाता है, जैसे करंट का प्रभाव तुम्हारे घर में ज्यादा हो गया, जितना चाहिए उससे ज्यादा हो गया, तो फ्यूज क्या हो जाता है, खुद जल जाता है। और तुम्हें पता है कि अगर सीरीज में है, पूछा जाता है सीरीज में क्यों जोड़ा जाता है, तो सीरीज में है तो अगर एक पॉइंट खराब हो गया तो पूरे का पूरा घर का सिस्टम खराब हो जाएगा। तो ये खुद जल जाता है तो पूरे घर में लाइट चली जाती है, इसीलिए इसको सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा जाता है। ठीक है, चलो अब देखो, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए हमें 5 एम्पियर का वो चाहिए फ्यूज, ये भी ध्यान रखना, आगे आएगा, टेंशन मत लो। एक शब्द होता है इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर की अगर हम बात करें तो क्या होता है तो रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। जैसे बिजली जब जा रही है तो कोई ना कोई एनर्जी लेके जाती हुई, ठीक है ना, तो वो कितना कंज्यूम हो रहा है, किस रेट से कंज्यूम हो रहा है, मतलब 1 सेकंड में कितना कंज्यूम हो रहा है, या 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना कंज्यूम हो रहा है, इसी को हम कह देते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला होता है P बराबर वी आई। वी तुम्हें पता है वोल्ट, और आई पता है करंट। इस V के जगह पर आई आर भी लिख सकते हो, V बराबर आई आर, और इंटू आई करोगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर हो गया, ठीक है। या तुम चाहो तो आई के जगह क्या लिख सकते हो, V बाई आर। तो V बाई आर लिखोगे तो V इंटू वी बाई आर, यानी V स्क्वायर बाई आर, ये भी लिख सकते हो। चाहो तो तुम आई के जगह पर Q बाई टी भी लिख सकते हो। Q बाई टी लिख दोगे तो क्या हो जाएगा, कूलम बाई टाइम, तो VQ बाई टी भी लिख सकते हो। ये सारे फॉर्मूले हो सकती है, पूछा जाता है, बहुत ध्यान से देखना है, रटने की जरूरत नहीं है। ये जो तुमने पीछे सारी चीजें पढ़ी है ना, इन सबका ये कंक्लूजन है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पावर का जो इकाई होता है वो होता है वाट, और 1 वाट बराबर क्या लिख सकते हो, जूल पर सेकेंड। 1 वाट बराबर क्या लिख सकते हो, 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर भी लिख सकते हो जहां से, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे निकालते हैं, तो पावर, जो पावर आया है उसमें सिर्फ टाइम से गुणा कर दो तो क्या निकल जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तुम चाहो तो इसको वीआईटी भी लिख सकते हो। इसका ऐसा यूनिट होता है क्या, वाट इंटू आवर। जैसे पावर का यूनिट वाट और टाइम का आवर, तो वाट आवर इसको लिखते हैं। कमर्शियल यूनिट, जैसे तुम्हारे घर में बिजली जो आती है, तुम पता है ना, 1 यूनिट का बिल उठता है, तो वही 1 यूनिट कितना होता है, किलोवाट आवर में देखा जाता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल, और इसी 1 किलोवाट आवर को हम 1 यूनिट कह देते हैं, ठीक है। चलो, डोमेस्टिक पावर सप्लाई की बात करें तो 220 वोल्ट तुम्हारे घर में आता है, एसी करंट आता है। हम अभी आगे बहुत डिटेल में इसको कवर करेंगे, अभी इसको रहने देते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट देख लो, जैसे सारी चीजें रिवाइज हो जाएंगी यहाँ पर। एमीटर की बात मैंने बताया, एमीटर से क्या मापते हैं, करंट मापते हैं। वोल्ट मीटर से क्या मापते हो तुम, वोल्टेज मापते हो। बस ये देख लो। गैल्वेनोमीटर अभी हम आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट पे, उससे हम क्या करते हैं, छोटा छोटा करंट मापते हैं जो जनरेट होता है। रियोस्टेट हमने पढ़ लिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस मापने का एक यंत्र होता है। मल्टीमीटर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ सकते हो। अब कुछ लॉज देख लो, जैसे ओम लॉ की बात करें, वी बराबर आई आर। जूल लॉ की बात करें तो ये तुमने देख लिया। एक होता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ होता है एक सर्किट में कितना वोल्टेज और कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको डिटरमाइन करने के लिए लॉ दिया जाता है। बस इतना ध्यान रखो, इससे ज्यादा तुमसे पूछेगा नहीं, इसलिए मैंने इसमें डिटेल में लिया नहीं है। दिया कब गया था, 1845 में, ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे थ्योरी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे थेवेनियन थ्योरम,
नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको तुम छोड़ सकते हो। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो कि मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके सारे थ्योरी, सारे इंपॉर्टेंट लॉ वो करा दूंगा, तो निश्चिंत रहो अभी के लिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स देख लो, कौन कौन सी यूनिट है सर जो इंपॉर्टेंट है, जरा देखो यहाँ पर। जैसे चार्ज, तो चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। करंट है उसका यूनिट एम्पियर। रेजिस्टेंस उसका यूनिट ओम। रेजिस्टिविटी का यूनिट ओममीटर। पावर का यूनिट वाट। एनर्जी का यूनिट जूल। ये सारे मैंने इकट्ठा लिख दिए हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, सारा रिवीजन हो जाएगा। और कूलम्ब यानी चार्ज की जगह पर Q बराबर IT भी लिख सकते हो, करंट की जगह पर I इक्वल टू BR लिख सकते हो, ये सारे रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, आगे में क्या है इंपॉर्टेंट। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर वो देख लो, सारे मैंने पढ़ा दिया आपको, करंट वाला, पोटेंशियल डिफरेंस वाला, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, पावर, ये सारे तुम रिवीजन कर लेना। बस ये एक जो है एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जो दो रेजिस्टेंस दिए होंगे तुम्हें, बस उन दोनों को जोड़ के आई से गुणा कर दोगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस निकल जाता है। ये दोनों तुम्हें दिए होंगे, अगर कभी पूछेगा भविष्य में तो बहुत कम चांस है। इसके अलावा एफिशिएंसी पूछ सकते हैं, कैसे कि वोल्ट कितना है और एनर्जी कितना है, उन दोनों को एक दूसरे से क्या कर लो, रेशियो निकाल लो और 100 से गुणा कर दो तो उसका एफिशिएंसी पता कर जाता है। इसको हम ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं बस। अब एक शब्दावली और आती है कंडक्टेंस की। सर कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस जैसे तुमने रेजिस्टेंस देखा ना, रेजिस्टेंस में क्या था कि बिजली के प्रवाह को रोकना, जस्ट उसका उल्टा होता है कि बिजली के प्रवाह को बहाना, उसके प्रवाह को बढ़ाना, उसको हम कंडक्टेंस कह देते हैं। ये रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। इसका इकाई जो होता है पर ओम होता है, यानी 1/ओम। ठीक है, 1/ओम होता है। इसको हम ऐसे हेडफोन से भी दिखाते हैं, उल्टा है तो। और इसका जो नाम है वो साइमन कहलाता है। क्या कहलाता है, साइमन। 1 साइमन बराबर तुम लिख सकते हैं 1 एम्पियर बाई 1 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कंडक्टेंस। अब एक लॉ आता है कूलम्ब लॉ, यह सब सवाल पूछा गया था अभी आपके सीजीएल टीयर 2 में। क्या था कूलम्ब लॉ, जरा समझना। कब दिया गया था, 1785 में। किसने दिया था, एडी कूलम्ब ने। ये सारी बातें लिखी गई हैं, वो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ ध्यान से देखो। कहता क्या है, एक शब्द है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या होता है, मैंने आपको पहले स्लाइड में ही बताया था कि जब दो चार्ज हैं, ये मान लो Q1 और Q2 दो चार्ज हैं, तो इन दोनों चार्ज में या तो ये होगा कि एक दूसरे को खींचेंगे या ये होगा कि एक दूसरे से दूर जाएंगे, यही होगा ना। या तो एक दूसरे को खींचेंगे या एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो जो खींचने के लिए बल चाहिए या एक दूसरे को दूर भेजने के लिए जो बल चाहिए, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बल कह देते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह देते हैं। पहली बात, तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है ये दोनों चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है, पहली बात। दूसरा, इन दोनों चार्ज के बीच में कोई डिस्टेंस रहा होगा, ऐसे ऐसे कोई डिस्टेंस रहा होगा, तो इन दोनों चार्ज के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इन दोनों को मिलाकर जब आप लिखोगे तो के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपसे पूछा गया आपके सीजीएल टीयर 2 एग्जाम में। ठीक है, जहां पर के क्या हो जाता है, एक कूलम्ब कांस्टेंट है जिसका मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये पूरा का पूरा कूलम्ब लॉ कहलाता है। समझ आएगी बात, ये आपका चैप्टर हो जाता है खत्म। अब हम आ जाते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या कहा जाता है कि एक ओस्टेड नाम के साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1820 में कहा कि भाई साहब, जहां से भी करंट का प्रभाव होता है उसके आसपास में, जैसे ये तार है, यहां से करंट का प्रभाव हो रहा है, तो इसके आसपास में क्या हो जाता है ना, एक तरीके का चुंबकीय प्रभाव बनता है, चुंबकीय प्रभाव पैदा होता है। ठीक है, उसी को आप मैग्नेटिक इफेक्ट कह देते हैं। ठीक है और जितना एरिया में ये चुंबकीय प्रभाव आपको दिख रहा है ना इसके आसपास में, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं। एक सेकंड, हाँ, तो ये क्या लाता है, जितना एरिया में वो चुंबकीय प्रभाव बन रहा है उस एरिया का मैग्नेटिक फील्ड कह देंगे, और इस प्रभाव को मैग्नेटिक प्रभाव कह देंगे। किसने बताया था, ओस्टेड ने बताया था। कब बताया था, 1820 में। इन्होंने करा क्या था कि भाई साहब, ये वायर है, इसके पास एक कंपास लगा दिया था। उस कंपास में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड देखा जा सकता था। कैसे, जैसे आप मान लो शुरू में जीरो पर रहता है, इसमें एक सुई लगी होती है, वो जीरो पर रहता है। अगर यहाँ आसपास में कहीं मैग्नेटिक फील्ड है तो ये क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा, ऐसे सुई इधर से इधर चला जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि बिजली वाले तार के आसपास जब इसको ले जाते हैं तो डिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इससे उन्होंने पता लगाया कि भाई साहब, हाँ ये सच है कि बिजली जिससे पास कर रही है, जिस वायर से, जिस कंडक्टर से, उसके आसपास में बिजली का प्रभाव
चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। ये किसने बताया था? ओस्टेड ने बताया था 1820 में। सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं, आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड और फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तुम्हें बताया ना कि ये ये जो आसपास में एरिया है जहां पर मैग्नेटिक प्रभाव देखा जा रहा है, इसको मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, ठीक है। मतलब ये फील्ड है। और फील्ड लाइंस क्या है कि इसमें छोटे छोटे एक लाइंस निकली होती है जो दिखाती है कितना प्रभाव है, कैसा प्रभाव है। वो लाइन कैसी होती है? ये ऐसी होती है, देखो ये मैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं, ये देख सकते हो आप कि कहां से निकलती है? नॉर्थ पोल से निकल रही है और साउथ पोल में जा रही है। इसके वजह से पूरा का पूरा एक लूप बन रहा है, इधर से भी निकल के इधर को जा रही है, पूरा लूप बन रहा है ना। ये जो एरिया कवर कर रही है इसको मैग्नेटिक फील्ड कह देते हैं, और इन लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन कह देते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, बाहर साइड में आप देख सकते हो दो तीन बातें यहां से कही जाती है। बाहर में ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है, पहली बात। दूसरा, ये एक क्लोज लूप बनाती है, आप देख सकते हैं क्लोज पूरा का पूरा ये लूप बना रही है। दो हो गई। तीसरा ये कि ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, देख रहे हो आप, कहीं भी ये काट रही है, बस यहां से आया और एक इधर करके निकल गया, वो ये बड़ा बड़ा होते जाता है। ये एक दूसरे को काटती हैं। ये तीन बातें बहुत प्रमुख है। इसके अलावा देख लो कुछ और चीजें, जैसे सारी चीजें मैंने बता दी। हाँ, इसके लाइन जितने पास में होंगे ना, फील्ड उतना स्ट्रांग होगा, और जिसके लाइन जितने दूर दूर होंगे वो फील्ड उतना कमजोर होगा। दिखाने का, दर्शाने का तरीका होता है। अब समझो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग करंट कंडक्टर, जैसे कोई वायर है, इसमें करंट है, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया कि इसके वजह से क्या हो जाता है कि मैग्नेटिक फील्ड इसके आसपास में उत्पन्न होता है। देखने के लिए क्या किया जाता है कि एक डिफ्लेक्टर लगा दिया जाता है, ठीक है, या एक मशीन लगा दी जाती है, कंपास लगा दिया जाता है। उसमें क्या हो जाता है, देख सकते हो कि हाँ भाई इसकी सुई इधर से इधर जा रही है, तो क्या हो गया, ये आ, दिखा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड है। हाँ, यहाँ एक और चीज किया जाता है कि जैसे मान लो करंट पहले इधर से इधर प्रवाह कर रही थी, लेकिन जब इधर से इधर इसका रास्ता बदल दिया गया, उल्टा कर दिया गया, तो देखा गया कि डिफ्लेक्शन भी उल्टा हो रहा है, ठीक है। तुम्हें पता है कि ऐसे होता है सुई, ठीक है, ये बीच में होता है जीरो, और या तो इधर को मूव कर सकती है या तो इधर को मूव कर सकती है। तो देखा गया जैसे इसका रास्ता बदला, तो इसका जो मूवमेंट का डायरेक्शन था, पहले इधर से इधर हो रहा था, अब इधर से इधर होने लगा, ठीक है। एक एक करके हम मैग्नेटिक फील्ड वाले कुछ चीज को समझते हैं। सबसे पहले देखो, अगर स्ट्रेट कंडक्टर से जाए, स्ट्रेट कंडक्टर मतलब क्या है, एक वायर, ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक रूल दिया जाता है, राइट हैंड थंब रूल। क्या दिया जाता है? राइट हैंड थंब रूल। यहां देखो यहां देखो, ये मान लो वायर है, वायर है, तो इसमें करंट कैसे जा रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है, उसको समझने के लिए एक रूल दिया गया। अंगूठे को मान लो कि इधर से नीचे से ऊपर की तरफ, अंगूठा है ना ऊपर की तरफ, तो करंट बह रहा है ऊपर की तरफ। तो ये जो उंगली आप मूव कर रहे हो ना, कैसे मूव कर रहे हो, इधर से इधर की तरफ मूव कर रहे हो। तो जो उंगली आप मूव कर रहे हो, बंद कर रहे हो, इस डायरेक्शन में हो जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। देख सकते हो आप, इधर से इधर की तरफ अगर ऊपर जा रहा है। अगर ये नीचे होता तो अंगूठा नीचे होता और इसका डायरेक्शन क्या हो जाता, इधर से इधर हो जाता। समझ आएगी बात? यही कहलाता है थंब रूल, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। अब यहाँ दो तीन बातें और सुनो। जैसे करंट बढ़ेगा, बिजली का प्रवाह उसमें बढ़ेगा, तो जो तुम नीडल में डिफ्लेक्शन देख रहे थे मशीन में, वो भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा। समझ आ गई बात? दूसरा ये कि जैसे जैसे आप उस वायर से उस कंपास को दूर ले जाओगे, डिफ्लेक्शन जो है, जो वो इधर से इधर हिल रहा था, वो कम हो जाएगा। तो अगर ये कम हुआ डिफ्लेक्शन, तो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया काम की बात। अब आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, चलो। ये हो गया, ये हो गया। हाँ, अब मान लो कि ये जो कंडक्टर है, ये कैसा है, सर्कुलर लूप है, ये देख रहे हो ना, लूप है। तो तुम जरा इसको दो हिस्से में बांट लो। ये पूरा का पूरा एक ही है, गोल सा लूप है, इसको दो हिस्से में हम बांट के देख रहे हैं, इसीलिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ समझना। कैसे, जरा समझना। जैसे यहां से बिजली पास कर रही है, प्लस पॉइंट है, ये माइनस है, यानी इधर से इधर को जा रही होगी बिजली। तो इस पॉइंट में क्या है, नीचे से ऊपर जा रही है। लेकिन तुम जरा देखो, बिजली इधर से इधर आ रही है, तो इधर ऊपर से नीचे जा रही है कि नहीं? तो जब इस पॉइंट पर मान लो, ये इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, बिजली नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो नीचे से ऊपर जाएगी तो अंगूठा ऊपर, अंगूठा ऊपर तो उंगली इधर की तरफ मुड़ेगी, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। ये देख रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं इसको। और उसी सर्कुलर लूप में दूसरे पॉइंट पर करंट ऊपर से नीचे आते हुए दिखाई देती है, देख रहे हो ना, ऊपर से नीचे हुए। तो इसमें क्या हो जाएगा, करंट का साइज जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ। जैसे ये नीचे की तरफ हुआ, तो उंगली जो मुड़ोगे वो ऐसे मुड़ेगी, यानी इसके जस्ट उल्टा मुड़ेगी। तो एक सर्कुलर लूप में दो तरह के हमारे को
प्रभाव देखने को मिलते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है, वो सारी बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। समझ आ गई बात। उसके अलावा जैसे मान लो ये जो तुम्हें एक वायर दिख रहा है, इसमें नंबर ऑफ लूप बढ़ा दिया, नंबर ऑफ जो क्वाइल्स है इसको बढ़ा दिया जाए, तार के क्वाइल्स बढ़ा दिए जाए, तो जैसे नंबर ऑफ क्वाइल्स बढ़ाते हो ना तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाता है। कैसे? जैसे एक वायर में कितना मैग्नेटिक फील्ड बह रहा था, अब तूने 10 कर दिया ना, 10 उसमें क्वाइल और लपेट दिए, तो 10 से गुणा कर दो। जितना नंबर ऑफ क्वाइल तुम ऐड करोगे ना उतने नंबर ऑफ क्वाइल से ऐड कर दिए, पूछा जाता है तुमसे एग्जाम में, पहली बात। दूसरा, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये वायर से जितना तुम दूर जाओगे, ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, उतना मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो घटेगा। वही बात यहाँ लिखा गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक दूसरे से उल्टा रिलेशन में होता है। जितना पास जाओगे यानी दूरी कम होगी तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, और जितना दूर जाओगे यानी दूरी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड घटेगा। ठीक है, बस। अब आ जाते हैं सोलेनॉइड पर। सोलेनॉइड की बात करें तो समझना, एक वायर है, ये जो आपको पिंक कलर से दिख रहा होगा ना, तो ये एक वायर आप देख सकते हो कि ऐसे 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 स्प्रिंग जैसे इसको मोड़ा गया है। स्प्रिंग के अलावा एक और चीज यहां देख सकते हो कि इसमें चाहे तो तुम एक सिलेंड्रिकल रॉड डाल सकते हो, ठीक है। तो जब आप किसी वायर को इस फॉर्म में लपेटो, इस फॉर्म में ऐसे 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 क्वाइल करो कि वो सर्कुलर सॉरी सिलेंड्रिकल लूप जैसा, सिलेंड्रिकल वायर जैसा एक शेप बना ले, तो हम उसको सोलेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेनॉइड कह देते हैं। और जब इससे करंट पास करती है ना, इस वायर से करंट पास करता है, तो ये एक मैग्नेट की तरह प्रभाव को दिखाने लगता है। मैग्नेट की तरह प्रभाव दिखाएगा तो क्या हो जाएगा, फील्ड लाइंस बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो वो सारी बातें होती है किसमें, आपके सोलेनॉइड में होती हैं। ठीक है, इसका एक पोल नॉर्थ पोल की तरह और एक पोल साउथ पोल की तरह, ये देख सकते हैं कि इधर से इधर को जा रही है, यानी नॉर्थ से ये साउथ होगा, इधर नॉर्थ होगा। ठीक है, यानी इधर से इधर को करंट जा रही है, इधर से इधर को करंट जा रही है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये सिंपल एक वायर का कॉइल था, लेकिन ये पूरा का पूरा मैग्नेट की तरह काम करने लगा। ये क्या कहलाता है, सोलेनॉइड कहलाता है। समझ आ गई बात? ठीक है, अब इसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हम आगे पढ़ेंगे, कुछ मैग्नेटिक डिवाइस हैं उसमें भी इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, बस सोलेनॉइड में इतना ही ध्यान रखना है आपको। एक म्यू एन आई फॉर्मूला होता है, बट वो इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यहाँ जान लो। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड है। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझने के लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। जो ये कंडक्टर्स है ना, ये जो कंडक्टर्स हैं, इनके डायरेक्शन को, इनमें फोर्स कैसे जनरेट हो रहा है, फील्ड कैसे जनरेट हो रहा है, करंट कैसे पास कर रहा है, इन सबको समझने के लिए, उनके डायरेक्शन को समझने के लिए रूल दिया गया। क्या है रूल? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। आप ये तीन उंगली पकड़ो, ये हो गया आपका अंगूठा, ये हो गया सेकंड वाली उंगली, और उसकी ये हो गई मिडिल वाली उंगली। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो अंगूठा होता है, अंगूठा को हम थंब कहते हैं, और मैंने आपको थर्स्ट के शब्द के बारे में भी बताया था। थर्स्ट एक तरह का क्या होता है, फोर्स होता है। तो ये जो अंगूठा होता है थंब, ये थर्स्ट को दिखाता है, यानी फोर्स को दिखाता है। याद रखने का आसान तरीका है। इस उंगली को हम कह देते हैं फोर फिंगर। क्या कह देते हैं? फोर फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर। इसी को फर्स्ट फिंगर लिखा हुआ है और सेकंड फिंगर लिखा हुआ है। तो ये फोर फिंगर, फोर फिंगर एफ से स्टार्ट होता है, और ये फील्ड को दिखाता है, मैग्नेटिक फील्ड को। तो फोर फिंगर फील्ड याद रहेगा। और ये बीच वाली उंगली है, ये क्या है, सेंटर फिंगर। तो सेंटर फिंगर और सी से सेंटर, सी से करंट, तो बीच वाली उंगली करंट को दिखाती है। और ये तीनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है, यानी एक दूसरे के साथ ऐसे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये कौन दिखाता है, ये पूरा का पूरा फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में बताया गया है। उसके अलावा इसके कुछ एप्लीकेशन है। कौन कौन से डिवाइस है जो इसके रूल को फॉलो करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक मोटर, लाउड स्पीकर, गैल्वेनोमीटर, हम आगे देखेंगे उनको, तो वो सब इसको फॉलो करते हैं। अब एक शब्द आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थोड़ा समझना इसको, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। An electromagnet is a temporary magnet formed when current flows through a solenoid wrap around a soft iron core। जैसे मान लो एक लोहा है, एक लोहा है, ठीक है, ये एक लोहा है, इसके ऊपर तुमने क्या कर दिया, वो सोलेनॉइड को ऐसे 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 रैप कर दिया, रैप कर दिया। अब जब तुम इसको रैप कर देते हो ना, तो होता क्या है, इसमें बिजली तुम पास करोगे, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये कैसा काम करने लगता है, मैग्नेट की तरह काम करने लगता है। लेकिन हम इसको मैग्नेट नहीं कहते, हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। क्यों कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट? क्योंकि ये पहले मैग्नेट नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद ये मैग्नेट की तरह काम करने लगा है। समझ आ गई ना? तो इसीलिए इलेक्ट्रो और मैग्नेट कहते हैं। बोलो समझ आएगी नहीं यार? इसका एडवांटेज क्या है
कि स्ट्रांग होता है और कंट्रोलेबल मैग्नेटिक फील्ड ये देता है। इसके मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं, करंट जैसे पास करना बंद कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो जाएगा, स्वाहा हो जाएगा, फिर ये वापस से लोहा का काम करेगा, सिंपल। और इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का? तो इलेक्ट्रिक बेल में, इलेक्ट्रिक करेंट में, रिलेज में, मोटर में, इन सब में इसका इस्तेमाल होता है। अच्छा, इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस हो रहा है, जो बना हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेट, और इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ठीक है। और एम क्यूरी ने, मैडम एम क्यूरी ने एक थ्योरी दी थी, एक लाइन बोला था कि मैग्नेट मस्ट आल्सो एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ये वायर है, इसमें जैसे एक बिजली पास कर रहे हैं, तो इसके वजह से एक फोर्स जनरेट होता होगा। तो जितना फोर्स ये जनरेट कर रहा है ना, उसके बदले में ये जो मैग्नेट है, मैग्नेट जैसा जो काम कर रहा है, ये भी उसके रिवर्स में उतना ही फोर्स जनरेट करता है, बस। अब आ जाओ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या इसको हम कह लेते हैं ईएमआई। ये वो वाला ईएमआई नहीं है जो तुम भरते हो, यह है ईएमआई। ये ईएमआई क्या है सर? तो ईएमआई इज द फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंड्यूस्ड करंट और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन एन इन अ कंडक्टर व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और मूव रिलेटिव टू मैग्नेटिक फील्ड। देखो होता क्या है, एक कंडक्टर है जिससे क्या हो रहा है, बिजली पास कर रही है। बिजली पास कर रही है तो इससे क्या होगा, इधर आसपास में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता होगा। अब इसको तुम उठा करके दूसरे मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, ठीक है, जहां पर कोई और मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो ये क्या कि इसमें अचानक से इसमें करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। एक अलग से करंट है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं, और हम आगे पढ़ेंगे। इंड्यूस हुआ ना, जैसे इसको तुमने हटा करके यहां रख दिया, इंड्यूस हुआ मतलब उसको उकसा दिया गया, उकसा दिया गया तो नया करंट उसमें होता है ना, कि मैं आग बबूला हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे उठाकर वो इस जगह पर रख दिया जहां मैं जाना नहीं चाहता था, इसको उठाकर वहां रख देगा, अब ये आग बबूला हो गया, तो ये क्या हो गया, करंट मारने लगा, ये करंट प्रवाह करने लगा, ठीक है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और जो ये करंट पैदा होता है, या तो उसको हम इंड्यूस करंट कह देते हैं या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह देते हैं। इसकी डिस्कवरी करी थी फैराडे ने 1831 में। और फैराडे ने एक लॉ दिया था जिसको हम कहते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसने कहा था कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन ए कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल। जो करंट इसमें पैदा हो रहा है, जो करंट इसमें पैदा हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मैग्नेटिक फ्लक्स के। जो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है, यहां देखो, मैग्नेटिक फ्लक्स होता है जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको जो तुम एरिया से गुणा कर दो, कितना एरिया और कितना फील्ड है उन दोनों को गुणा कर दो, और cos थीटा उन दोनों के बीच का एंगल है, तो इन दोनों को गुणा कर दो तो ये निकल के आता है मैग्नेटिक फील्ड। तो बोल रहा है कि जैसे तुमने एक जगह से दूसरे जगह पर शिफ्ट किया तो उसका भी मैग्नेटिक फ्लक्स अलग होगा, क्योंकि इसका एरिया अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, इसका भी एरिया अलग होगा, मैग्नेटिक फील्ड अलग होगा, तो दोनों का मैग्नेटिक ओवरऑल फ्लक्स अलग होगा। तो इस फ्लक्स के कारण जब कोई चीज, जब कोई करंट पैदा होता है तो उसको हम इंड्यूस करंट या इंड्यूस ईएमएफ कह देते हैं। तो बोला वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, जितना मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो चेंज हुआ है उसके। ये किसने बोला था, फैराडे ने। देखो इसको रिपीट करके एक दो बार देख लेना तो थोड़ा सा चीजें क्लियर हो जाएंगी। दूसरा एक थ्योरी आता है लेंज का लॉ, 1834 में आता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी देख लो। एनर्जी ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। ये एनर्जी की बात करता है, ठीक है, ये डायरेक्शन की बात करता है, ठीक है, ये डायरेक्शन की बात करता है। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट प्रोड्यूस इट। अगर डायरेक्शन है इंड्यूस करंट का, ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ वो भी इसका अपोज करता है। पहले दूसरा डायरेक्शन था, लेकिन जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स इसका बदला उसमें दूसरा डायरेक्शन होगा। ये कौन डायरेक्शन की बात आएगी तो लेंज लॉ याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, ये क्या मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने आपको बता दिया। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है, इंड्यूस करंट सबसे ज्यादा कम निकल के आएगा, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन सबसे ज्यादा कम निकल के आएगा जब जो थीटा है वो 90 डिग्री होगा। ये मत सोचना कि सर 90 डिग्री पर तो ये जीरो हो जाएगा, cos 90 जीरो तो ये ओवरऑल जीरो नहीं सर। मैंने आपको बताया था पहली क्लास में जब वेक्टर और मैं आपको स्केलर पढ़ा रहा था कि ये डॉट प्रोडक्ट अलग होता है फिजिक्स में और क्रॉस प्रोडक्ट अलग होता है फिजिक्स में, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अलग है, पूरा का पूरा बहुत बड़ा सेगमेंट है, इसलिए मैं आपको बताना नहीं चाह रहा। बस इतना ही ध्यान रखो कि 90 डिग्री पर अगर आपसे पूछ ले तो सबसे ज्यादा इंड्यूस करंट पैदा होता है और ईएमआई पैदा होता है, ठीक है। अब ये जो करंट इसमें बन रहा है ना, इसको हमने क्या कह दिया, इंड्यूस करंट। इंड्यूस करंट को एक और तरीके से हम बना सकते हैं, कैसे, जैसे मान लो यहां देखो ये मैग्नेट है और ये क्या है, कॉइल है, ठीक है। ये मैग्नेट है, ये कॉइल है। तुमने इसको क्या करा है, स्टेशनरी रखा है, मतलब हिला डुला नहीं रहा हो, बिल्कुल एक जगह फिक्स कर दिया है। इसमें किसी तरह का
एनर्जी किसी तरह का जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पैदा नहीं होता है। लेकिन जैसे इसको मूव कराना शुरू कर देते हो ना, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, देखा गया क्या, इसमें करंट पैदा होने लगे। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सेंटर में है, कोई डिफ्लेक्शन नहीं है तीर पर, और यहाँ देख रहे हो कि करंट क्या है इसमें पैदा हो गया। तो क्या हो गया, ये मेन सेंटर से हट करके इधर को डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो ये क्यों हो गया, क्योंकि इसमें हमने इंड्यूस किया है, इसको हमने उकसाया है कि भाई तू करंट पैदा कर, करंट बना। तो इस प्रोसेस को भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कह देते हैं, ये भी उसी का टाइप है, और इसको भी इंड्यूस करंट कह देते हैं। ठीक है, समझ आएगी बात। और ये जो करंट बनता है ना, बहुत छोटा होता है, बहुत कम अमाउंट में होता है, इसलिए इसको हम गैल्वेनोमीटर से माप सकते हैं, जो हमने पहले पढ़ा था। समझ आ गई बात अब। अच्छा, इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे जनरेटर जनरेटर काम करता है। इसके अलावा जनरेटर क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है। और जितना ज्यादा उसमें कॉइल होगा ना, जैसे जनरेटर में जितना ज्यादा कॉइल होगा, बिजली का उत्पादन भी उतना ज्यादा होगा। यहाँ पे और सारे भी लिखे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर का काम हम आगे देखेंगे। इंडक्शन जो आपके यहाँ घर में इस्तेमाल होता है वो हो गया। एडी करंट क्या है नहीं जानना है आपको, इसको छोड़। इलेक्ट्रिक बिल जो आपके घर में है, डायनेमो, ये सारे के सारे जो आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करते हैं। इंड्यूस करंट मैंने आपको बता दिया कि वैसा करंट जो इंड्यूस किया जाए, जिसको जबरदस्ती बनाया जाए, तो उसको हम उकसा करके पैदा किया जाए, तो उसको हम इंड्यूस करंट कहते हैं। फैराडे ने सबसे पहले 1831 में इसके बारे में बताया था। ठीक है, अब जरा फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल समझ लो। पहले हमने थंब रूल पढ़ा, फिर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल पढ़ा, अब हम क्या पढ़ रहे हैं, राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग का जो राइट हैंड रूल है, ठीक है, इसी को हम स्क्रू वाला रूल भी कहते हैं, नहीं लेफ्ट वाले को हम स्क्रू रूल कहते हैं। तो ये क्या होता है कि ये जो इंड्यूस करंट बन रहा था ना, उसके डायरेक्शन को बताने के लिए ये चीज, ये रूल काम करता है। ठीक है, कैसे, सेम वैसे ही जैसे आपने पिछला वाला देखा था ना, बस सेम वैसे ही। बस यहाँ पर ये है, उसमें क्या था, अंगूठा जो था वो थ्रस्ट को दिखा रहा था, यहाँ पर भी थ्रस्ट को दिखाता है, फोर्स को दिखाता है, मोशन को दिखाता है, जो कहना है कह लो। ये फोर फिंगर है, फील्ड को दिखा रहा था, यहाँ पर भी फोर फिंगर फील्ड को दिखा रहा है। सेंटर वाला करंट को दिखा रहा था, यहाँ पर भी सेंटर वाला करंट को ही दिखाता है, लेकिन ये सेंटर वाला इंड्यूस करंट होता है। ठीक है, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिए, इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायनेमो, ये सारे इसके होते हैं। अच्छा, एक दो बातें और, जैसे कुछ ऐसे डिवाइस हैं जो जितने करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, उन पर काम करते हैं, उनके बिहाफ पर काम करते हैं, और उसके वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके बिहाफ पर वो काम करते हैं। कैसे, कौन कौन से डिवाइस, इलेक्ट्रिक मोटर, जनरेटर, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये सारे के सारे इसी थ्योरी पर, इसी फिनोमेना पे काम करते हैं। एक और बात, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके शरीर में कौन सा ऐसा अंग है, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो कि मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, जनरेट करता है, तो वह है ब्रेन और हार्ट। जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे, न्यूरोलॉजिकल साइनेप्सिस और ब्रेन के, हार्ट के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इससे नोड से जो करंट्स जनरेट होता है, बहुत माइक्रो वोल्टेज में वो निकलता है, तो वो भी हम देखेंगे माइक्रो एम्पियर में। और इसी के लिए हम एमआरआई करते हैं, याद आ रहा है आपको, एमआरआई जो होता है इसी के लिए हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे, निश्चिंत रहो। अब आ जाते हैं एसी और डीसी करंट पर। एसी करंट क्या होता है, डीसी करंट। देखो, डीसी करंट की बात करें तो ऐसा करंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलता रहे, और उसका जो मैग्नीट्यूड है, जैसे 10 एम्पियर है तो 10 का 10 एम्पियर ही रहे पूरे टाइम तक, तो वो कहलाता है डायरेक्ट करंट। लेकिन ऑल्टरनेटिव करंट क्या होता है, या एसी करंट क्या होता है, वैसा करंट जो समय के साथ साथ अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बदले। ठीक है, समय के साथ साथ डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों को बदले, तो वो कहलाता है अल्टरनेटिंग करंट। डीसी करंट का कहाँ इस्तेमाल होता है, टॉर्च में, कैलकुलेटर में, मोबाइल में, लैपटॉप में, बैटरी में, सब में डीसी करंट का इस्तेमाल होता है। एसी करंट का कहाँ इस्तेमाल होता है, जो घर में आपकी बिजली आ रही है वो एसी करंट है। जो फैन चल रहा है, मोटर चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है, जितने भी घर के सप्लाई की चीजें चल रही हैं, उन सारे में एसी करंट जाता है। अब देखो, जनरेटर को हम डीसी जनरेटर भी कह देते हैं। उसके अलावा एसी जो है, एसी करंट तुमने देखा ना कि अपना डायरेक्शन बदलता है, कब, कितने देर में बदलता है, 0.01 सेकंड में अपना डायरेक्शन बदल देता है, या 1/100 सेकंड में अपना डायरेक्शन बदल देता है। इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, जबकि डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज होती है। एसी करंट जो है ये लंबे दूरी तक ट्रांसफर किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि अपने डायरेक्शन बदलते रहता है। डायरेक्शन बदलने की वजह से क्या होता है कि इससे एनर्जी जो है वो लॉस नहीं होती, इसीलिए इसको हम लंबे दूरी तक इस्तेमाल करते हैं, घरों में भी यही आता है। ट्रांसफार्मर एक डिवाइस है, ये क्या करता है सर, कि जो एसी करंट है, एसी वोल्टेज है, उसको घटा देता है या बढ़ा देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। अगर जैसे कम चाहिए तो हमारे घरों में कम कर देगा कौन, ट्रांसफार्मर। बढ़ाना है तो कौन कर देगा, ट्रांसफार्मर। सिर्फ एसी करंट, एसी वोल्टेज पर ये काम करता है, वही बात यहाँ लिखा गया है। और ये भी ईएमआई के
थ्योरी पर ये काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की थ्योरी पर ये काम करता है। कौन? ट्रांसफार्मर। बस इतना ही ध्यान रखना है। अब देखो डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, ये क्या होता है? जो तुम्हारे घर में बिजली आ रही है उस सर्किट को हम डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट कह देते हैं। क्या होता है? 220 वोल्ट। देखो सारी बातें यहाँ लिखी गई हैं, तुम बस एक बार गो थ्रू कर लेना। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं, जो इसका सार है, वो सारी बातें मैं तुम्हें समझा दे रहा हूँ, वो समझ। तो जो तुम्हारे घर में बिजली आ रहा है वो 220 वोल्ट आता है, 50 हट जाता है, डायरेक्ट यही पूछा जाता है। ठीक है। और घरों में कौन सा करंट आता है? एसी करंट आता है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल पे काम करता है, पैरेलल पे काम करता है। ठीक है, पैरेलल पे ये काम करता है। एक सेकंड रुकना। वापस आ जाते हैं। देखो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज कहाँ आता है? तुम्हारे घर में आता है। ठीक है। और ये कैसा होता है? पैरेलल आता है। जो जो पॉइंटर है ना, वो समझो पैरेलल कनेक्शंस होते हैं तुम्हारे घर में, इसलिए क्योंकि एक पॉइंट पर अगर कोई तार खराब हो जाए तो पूरे घर की बिजली ना जाए। समझ आ गए? सिर्फ फ्यूज जो होता है वो किस में होता है? वो होता है सीरीज में। ठीक है। और सारे के सारे अप्लायंस जो है इंडिपेंडेंटली काम कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं? इसलिए हम इसको पैरेलल में जोड़ते हैं। 3 तरह के वायर होते हैं, एक होता है लाइव वायर, एक होता है न्यूट्रल, एक होता है अर्थ। लाइव वायर, इसी को हम फेज वायर कहते हैं, सुना होगा तुमने। वो कैसा होता है? रेड या ब्राउन कलर का होता है। ये क्या कर देता है? इससे करंट पास करता है। ठीक है। इससे करंट से तुम्हारे घर में जो भी मशीनें हैं उनमें जाता है। न्यूट्रल वायर जो होता है, इसको निगेटिव भी कई जगह लिखा जाता है। तो ये होता है न्यूट्रल निगेटिव, ऐसा मत सोचना कि दोनों अलग अलग है, नहीं, एक जैसा ही होता है। ब्लू या ब्लैक वायर होता है, ये करंट को रिटर्न करता है। ठीक है। अर्थिंग जो तुमने होगा वो देखा होगा, इसको ग्रीन वायर से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, कई जगह येलो ग्रीन या ग्रीन याद रखना है बस। ठीक है। ये सेफ्टी या घर में जब कोई किसी को झटका ना लग जाए उसके लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 2 तरह के घर में सर्किट बनी होती है, तुमने देखा होगा कि हाँ भाई यहाँ पर हीटर वाला लगा हो या फ्रिज वाला अलग होता है, और नॉर्मल फैन वगैरह के लिए अलग होता है, चार्जर के लिए अलग होता है। तो वो जो होता है एक नॉर्मल वाला 5 एम्पियर, और जो हाई क्वालिटी वाली चीजें हैं जो ज्यादा पावर लेती हैं उनके लिए 15 एम्पियर। 5 एम्पियर में क्या क्या होता है? बल्ब, फैन, ये सब चीजें। और 15 एम्पियर में गीजर और कूलर, ये सब चीजें। फ्यूज की बात कर लेते हैं। फ्यूज जो होता है 2-3 बातें कि एक तो ये कि ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है। दूसरा ये जैसे घर में तुम्हारे सेफ्टी के लिए काम करता है। कैसे? ये सीरीज में जुड़ा हुआ होता है तुम्हारे मेन कनेक्शन से। तो जैसे तुम्हारे घर में कहीं पर भी शॉर्ट सर्किट होता है, अभी हम शॉर्ट सर्किट पढ़ेंगे, या अचानक से इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव बढ़ जाता है, तो उसके बाद ये क्या हो जाता है? खुद जल जाता है और पूरे घर का सिस्टम बंद कर देता है। ठीक है। वही बात यहाँ पर लिखा गया है, हाउस होल्ड सर्किट, और सारी बातें मैंने आपको बता दी। देखो जो फ्यूज का वायर होता है ये टीन या लेड एलॉय से बना होता है, या एल्यूमिनियम कॉपर का बना होता है। फ्यूज का जो होल्डर होता है सिरामिक का बना होता है। ठीक है। जो कि इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। एंड कैप्स की बात करें हम, तो मेटल जो होता है वो कनेक्टिंग होता है। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस उसका सिरेमिक वाला मैटर देख लेना, जो ऊपर का देखते हो और मिट्टी मिट्टी से पत्थर जैसा जो होता है वो। शॉर्ट सर्किट क्या होता है? देखो जो तुम्हारा पॉजिटिव या लाइव वायर है ना, और निगेटिव या न्यूट्रल वायर है, ये दोनों जब आपस में कई बार क्या हो जाता है, एक दूसरे से चिपक जाते हैं या एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं, तो अचानक से क्या होता है? रेजिस्टेंस बिल्कुल घट जाता है। रेजिस्टेंस घटा, ये हटो डैडी आ रहे हैं, तो करंट प्रवाह बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, अचानक से बहुत ज्यादा। जैसे ये प्रभाव बढ़ा तो या तो पूरा का पूरा घर का बिजली वो वायर ही जल जाएगा, और या तुम्हारे घर में फ्यूज या एमसीबी लगा हो जाएगा। तो वो क्या कर देता है? वो कहता है कि भाई साहब देखो घटना घट गई है, हम गिर जाते हैं। तो वो अपनी बलि दे देते हैं फ्यूज या एमसीबी, और वो खुद जल करके पूरे घर के लाइट को बचा लेते हैं। समझ आ गई बात? ये कहलाता है पूरा का पूरा सिस्टम शॉर्ट सर्किट। चलो ये भी जूल लॉ पर बेस्ड होता है, जूल लॉ पर काम करता है। अब इसका प्रभाव देख लो। लार्ज करंट, रैपिड हीटिंग और मेल्टिंग ऑफ वायर्स, ये सारी चीजें होती हैं। एमसीबी लगा होता है, एमसीबी का फुल फॉर्म बस देख लो कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर लगा होता है। ठीक है। बस अब इससे ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा थोड़ा सा ये देख लो, बायट सवाट लॉ 1820 में दिया गया। हालांकि हम लॉ सारा पढ़ेंगे, कुछ नहीं है। ये बोला है कि देखो अगर कोई स्मॉल करंट है तो उससे जो निकल रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड, उससे दूरी जितना जाओगे ना उसके स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। ये बात किसने कही थी? बायोट सबार्ट ने। इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी हम देखेंगे एक पूरे क्लास में हम सिर्फ लॉ थ्योरी ये सारी बातें पढ़ेंगे। ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, और अगली क्लास में हम देखेंगे अगला चैप्टर। मेन आपके फिजिक्स के चैप्टर खत्म हो गए हैं, पढ़ते रहिए, मिलते हैं जल्दी। टाटा बाय बाय, जय हिंद।